एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो सबसे बड़ा रोल केवल और केवल कैश इनफ्लो का और कैश आउटफ्लो का। कैश आ रहा है या कैश जा रहा है। मैंने आपको कल ही बताया कि अगर इनफ्लो हो रहा है तो इसका मतलब आप प्लस करने वाले हो, और अगर आउटफ्लो हो रहा है तो आप माइनस करने वाले हो। नेचर कुछ भी हो सकता है आपने पैसा मंगाया, इससे आपकी कोई लायबिलिटी खड़ी हो गई। अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचें तो लायबिलिटी अराइज करने से नुकसान होता है बिजनेस का, पर हमें वो चीज नहीं सोचनी है। हमें केवल एक चीज सोचनी है कि इसके आने की वजह से क्या बेनिफिट हुआ और क्या नुकसान हुआ, उसको नहीं उठाना। हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि इसके आने की वजह से फायदा हुआ है नुकसान, हमें केवल एक चीज उठानी है, और वो क्या है? वो हमारा सिंपल है, कैश आया है या गया है। क्योंकि हम बना क्या रहे हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश का क्या फ्लो हुआ है? कैश आया है या कैश गया है। ठीक है, तो मैंने कहा आप लोगों से कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारे पास तीन एक्टिविटीज हैं। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके बाद आपका आता है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसके बाद आपका एक और आता है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये दोनों बहुत आसान है लास्ट के, लास्ट के दोनों बहुत आसान है, लेकिन जो सारा झमेला है ना वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग में जितना पैसा आया है और गया, इससे आपका बैलेंस निकल के आ जाएगा। कैसे निकलेगा मैं आज बताऊं कैसे होगा। और वही केस हमारा फाइनेंसिंग का है। फाइनेंसिंग में भी कैश आया और गया, इससे पता चल जाएगा कि बैलेंस प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करूं तो माय डियर इसमें लेते हैं करंट ईयर प्रॉफिट। जो भी करंट ईयर प्रॉफिट होगा, जो भी आपका करंट ईयर प्रॉफिट होगा, इसमें प्लस करना पड़ेगा नॉन कैश एक्सपेंसेस। इसको एक तरीके से और लिखो, अलग तरीके से लिखो थोड़ा सा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आपको बैलेंस शीट में मिल जाएगा, क्वेश्चन में मिलेगा। ठीक है ना, मतलब अभी तक आपने टैक्स भी पे नहीं किया। कौन सा वाला टैक्स? इनकम टैक्स की बात चल रही है। अभी तक आपने कोई टैक्स भी पे नहीं किया, और साथ ही साथ कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स भी आपने इसमें से नहीं हटाए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मतलब जो फालतू के हैं, जो हर बार नहीं होते, जैसे कि एबनॉर्मल लॉसेस, एबनॉर्मल गेन्स, ये सब जो ड्रामेबाजी है, जो रेगुलर बेसिस पे नहीं होती, रेगुलर इंटरवल में नहीं होती, अचानक से हो गई, इस पर आग लग गई, क्या है? एबनॉर्मली तो है, चोर चोरी करके चला गया, तो क्या है? एबनॉर्मली तो है। तो इन चीजों की बात कर रहे हैं, समझ में आती है बात? तो अभी हमने ना तो टैक्स माइनस किया और ना ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम माइनस किया। अगर बैलेंस शीट में आपको जो क्वेश्चन आपको दे रखा है उसमें अगर आपको नेट प्रॉफिट मिलता है तो यही वाला नेट प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसके बाद आपको इसमें कुछ प्लस करना है और कुछ माइनस करना है। क्या प्लस करना है? इसके अंदर क्या प्लस करना है? इसके अंदर आपको नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन कैश एक्सपेंसेस में प्लस करने हैं और नॉन कैश इनकम माइनस करने हैं। अभी नॉन कैश एक्सपेंसेस और नॉन कैश इनकम्स हैं क्या, इनके बारे में डिस्कशन हम बाद में करेंगे, पर फिलहाल आप इसको समझें कि इनको हम माइनस करें, क्या निकाल रहे हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सॉरी आफ्टर क्योंकि होगा टैक्स बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट।
वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। वर्किंग कैपिटल की जो एडजस्टमेंट है, वर्किंग कैपिटल शायद आपको पता हो, मैंने रेशियो भी बताया था। वर्किंग कैपिटल आपका करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है। मैं मना किया ना डिस्कशन करने के लिए, सामने क्या। चलिए, तो मैंने आपसे कहा वर्किंग कैपिटल आपका करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी से होता है, ठीक है। तो वही वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं। यहां पर आपकी तीन चीजें आती हैं, डिक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी दोनों प्लस होंगे, और इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये इसमें से माइनस होंगे। इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये माइनस होंगे। इसके बाद जो आपका प्रॉफिट आएगा वो आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, जो भी निकल गया है। लेकिन अभी तक हमने टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम माइनस नहीं किए हैं, और जब तक ये माइनस नहीं होंगे तब तक आपका ऑपरेटिंग का कैश इनफ्लो आउटफ्लो नहीं पता चलेगा। समझ में आती है बात? इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, इनकम टैक्स माइनस करो, तो कौन सा नेट प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आ गया आपका ये। अब इसमें से आपको माइनस करना है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये आपने इसमें से माइनस कर दिया। तो अब जो आपका निकल के आया प्रॉफिट, वो प्रॉफिट कहलाता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बिजनेस ट्रांजैक्शन से लंबी चौड़ी डिस्कशन है, पता चल गया होगा कि इसमें बहुत सारी एक्सप्लेनेशन की चीजें हैं। सबसे पहले तो ये ड्रामा बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपके 90% टीचर्स इसको रटवाते हैं कि भैया फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल बता दो। 12th क्लास में मैंने भी रटा, सीए फील्ड में जाके मैंने समझाया इसको, लेकिन 12th क्लास में मैंने भी रटा था। हालांकि मैं यहां समझाऊंगा इसको, मैं इसको यहां समझाऊंगा। लोग फॉर्मेट के बेस पे याद करते हैं, लोग फॉर्मेट के बेस पे याद करते हैं, पर मैं यहां पे इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो जरा फोकस कर लें, इसमें समझाने की कोई चीज है, लेकिन ये समझाने वाली चीज है, तो आपको खुद पता चल रहा है बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। तो इसका डिस्कशन मैं करूंगा बाद में, लंबा चौड़ा डिस्कशन। आज हम शुरुआत करें कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी निपट जाएगा। चलिए जी, एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। माय डियर, जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है इसके बारे में मैंने आपको कल ही बताया, जब फिक्स्ड एसेट को खरीदने और बेचने के पॉइंट पर आपका कैश आता और जाता है, आप इसको यहां पर रिकॉर्ड करेंगे। मतलब मैं बात करूं आपसे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, कोई भी फिक्स्ड एसेट अगर आप खरीदते हो तो जरा मुझे ये बताइए, पैसा आएगा या जाएगा? पैसा जाएगा आपके पास से। जब पैसा जाएगा तो वो क्या होगा, माइनस। माय डियर, ब्रैकेट माइनस को डिनोट करता है, ठीक है,
ब्रैकेट जो होता है वो माइनस को डिनोट करता है, और जब मैं ऐसे ही खाली कोई फिगर लिख दूं तो वो प्लस की फिगर ही होती है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना अगर आप माइनस का साइन अगर यूज करो, क्योंकि जो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये फाइनेंस का टॉपिक है, अकाउंट्स का टॉपिक नहीं है, हकीकत बता रहा हूं मैं आपको। ये 12th क्लास में डाल जरूर रखा है इसे, लेकिन ये फाइनेंस का टॉपिक है। आगे चल के बाइफरकेट हो जाएगा और पता चल जाएगा आपको कि हकीकत में है कहां की चीज। ठीक है, तो फाइनेंस में हम माइनस को ना ब्रैकेट से डिनोट करते हैं और प्लस को हम कुछ लगाते ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, अगर मैं सेल करूं कोई भी फिक्स्ड एसेट, तो जरा मुझे बताएंगे पैसा आएगा या जाएगा? ऑब्वियसली आएगा। जब आएगा तो वो क्या होगा? प्लस होगा। समझ में आती है बात? इसी तरीके से अगर मैं बात करूं आपसे किस चीज की, इन्वेस्टमेंट की बात करूं, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कैसी हो सकती है? आपने पैसा लगाया, मतलब इन्वेस्टमेंट और एसेट जो खरीदते हैं, एसेट इन्वेस्टमेंट ही होती है। लेकिन मैं बात करूं, लैंड की बात कर लें या बिल्डिंग की ही बात कर लें, एक बिल्डिंग मैंने अपने यूज के लिए खरीदी, वो भी मेरी एसेट है, और एक बिल्डिंग मैंने खरीदी केवल बेचने के पर्पज से कि रेट बढ़ जाएंगे मैं बेच दूंगा। बात समझ में आती है? मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए थे, मुझे उसकी जरूरत नहीं बिल्डिंग की, या मुझे लैंड की जरूरत नहीं। आपने कई लोगों को देखा होगा, वो लोग क्या करते हैं, जमीन खरीद के डाल देते हैं और फिर रेट बढ़ने का वेट करते हैं। जैसे ही रेट बढ़ते हैं उसके बाद सेल आउट कर देते हैं। वो वहां रहते नहीं है, कई कई जगह अलग अलग प्लॉट ले रखे हैं। वो जो पैसा लगाते हैं ना, उसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर आप खुद के रहने के लिए पैसा खर्च कर रहे हो तो वो आपका इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाती। तो मान लीजिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट को खरीदी है, तो इन्वेस्टमेंट खरीदने पैसा आएगा या जाएगा? जाएगा, तो ऑब्वियसली माइनस होगा। आपको केवल इतना ध्यान रखना है पैसा आ रहा है या जा रहा है। अब अगर मैं बात करूं यहां पर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो यहां पर पैसा आएगा या जाएगा? जब आप कोई इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो तो पैसा आएगा या जाएगा? ऑब्वियसली आएगा। ठीक है, इसके बारे में बात कर ली हमने। एक और होता है, मैं बात करूं आपसे इंटेंजिबल एसेट, है तो आपके एसेट ही। मैंने अभी किसकी बात करी यहां पर? फिक्स्ड एसेट की बात करी। एक होती है आपकी इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट जो खरीदी जाती हैं। तो अगर आप खरीद रहे हैं इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट अगर आप खरीद रहे हैं तो पैसा आ रहा है, जा रहा है? जा रहा है। और अगर इंटेंजिबल एसेट सेल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? पैसा आ रहा है। अब कई हमारे नवाबों को यही नहीं पता इंटेंजिबल एसेट होता क्या है। अब बता दिया ना उसने। तो इंटेंजिबल एसेट क्या होते हैं? जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। बात समझ में आती है? तो इन्हें हम फील कर सकते हैं। ज्यादा फील मत करो, यहाँ बिजनेस की बात चल रही है ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पर कोई वैसी वाली फीलिंग नहीं चल रही है। तो मैंने आपसे कहा इंटेंजिबल एसेट जो है आपकी कौन कौन सी हो सकती है? गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, नो हाउ। इसके आगे आपको आता नहीं, क्योंकि मैंने आपको ये 5 ही बताए हैं, होते और भी हैं और भी हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है, इंपॉर्टेंट यही है। गुडविल के बारे में पढ़ा चुका हूं। पेटेंट मतलब आपने कोई नई इन्वेंशन करी, कोई नई खोज करी, उसका आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, वो आपकी यूनिक है, आपके अलावा से और कोई यूज नहीं कर सकता। ट्रेडमार्क आपका सिंबल, यही बनाना आता है बस मुझे, एक ये और बनाना आता है, 4 चूड़ियां। तो एक इसका सिंबल है, ऑडी का है, ये किसका है? टाटा का है। थोड़ा आसान पड़ता है। तो क्या है पता चल गया? हाँ, एक टिक भी है। लो जी, आप खुश रहने चाहिए। नाइक का और जैगवार। भाई इतनी औकात नहीं है मेरी, इतनी हाइट अच्छी नहीं है। मैं अकाउंट्स का टीचर हूं, मैं कोई ड्राइंग का टीचर नहीं हूं। मैं सोच रहा हूं वैसे कैरियर अच्छा है आर्ट में, फाइन आर्ट के टीचर बन जाऊं, वो ज्यादा अच्छा है। खैर, तो ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल है, ये सिंबल यूनिक है कि नहीं है? नाम मत लिखो, सिर्फ टिक लगा दो
क्या है ये? नाइक। 4 चूड़ी लगा दो। अच्छा डबल में बना होता है, अब समझ गए ना तुम भाई, भावनाओं को समझो। अरे छोड़ो ना, कोई बात नहीं, नहीं कुछ मत बोलो, शांत रहो। खैर सुने मेरी बात, ये ऑडी लिखा नहीं है मैंने, ऑडी बस सिंबल बना दिया। टाटा यहां सिंबल बना दिया, टाटा लिखा नहीं मैंने। जब लिखा नहीं फिर भी आपने बता दिया किसका साइन है, ये टाटा का साइन है, तो उसी हिसाब से क्या है, ट्रेडमार्क। ये भी रजिस्ट्रेशन होता है, कोई दूसरे का ट्रेडमार्क यूज नहीं कर सकता। गुड इंटेंजिबल एसेट है। कॉपीराइट, मैंने कोई किताब लिख डाली, कोई ऐसी किताब जो यूनिक थी, जैसे आपकी किताब टीएस ग्रेवाल, इंपॉर्टेंट है, कॉपीराइट है। सी का सिंबल होता है और रजिस्टर्ड में आर का सिंबल बना हुआ होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, रजिस्ट्रेशन का एक सिंबल होता है। नो हाउ, मैंने आपको बताया, काम को आसान तरीके से, यूनिक तरीके से जल्दी करने का तरीका, इसको बोलते हैं नो हाउ। जो बाकी लोग नहीं कर सकते वो हम कर सकते हैं, तो इसको हमने किस नाम से जाना, नो हाउ के नाम से। समझ में आती है बात, क्लियर है। तो ये सब आपके क्या है, इंटेंजिबल एसेट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इसमें डील करता है, एएस 26 इसमें डील करता है। तो कुल मिला के ये बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं मैं, अभी पार्टनरशिप कराई तब भी डिस्कस किया था। इससे पहले जब मैंने 11th क्लास में जब मैंने इंटेंजिबल एसेट का टॉपिक समझाया था, उस वक्त भी डिस्कशन हुआ। जब जब इंटेंजिबल एसेट का डिस्कशन होता है तब तब मैं ये बताता हूं सॉरी। तो कुल मिला के अगर आपको इंटेंजिबल एसेट खरीद रहे हैं, अगर आपको इंटेंजिबल एसेट खरीद रहे हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, पैसा जा रहा है, फ्री में तो कोई इंटेंजिबल एसेट देगा नहीं। और अगर आपको इंटेंजिबल एसेट सेल आउट कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है या जा रहा है, ऑब्वियसली आ रहा है, ठीक है। तो ये तो थी आपकी मोटी मोटी चीजें, मोटी मोटी चीजें, मतलब मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हमारी क्लास में बैठे हुए हैं मोटे मोटे, मैं फिलहाल बात कर रहा हूं इन चीजों की, मोटी मोटी चीजों की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूं, खैर। अरे तो क्या हो गया यार, इतनी बड़ी बात थोड़ी ना है। खैर 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 गाइस गाइस गाइस, मजाक बहुत हो गया, सुन लें। मैंने कहा आपसे कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी है तो ब्याज आपको मिलेगा या आप दोगे किसी को, दोगे? ब्याज तो ब्याज है, जब मिलेगा जब देंगे, डिपेंड करता है। एक फाइनेंसिंग में जाएगा। इंटरेस्ट की बात करूं मैं आपसे, इंटरेस्ट जो होता है ना, या तो आप पे करोगे या आप रिसीव करोगे। अगर आप रिसीव कर रहे हो, पे कर रहे हो, इसमें से एक फाइनेंसिंग में जाएगा, एक इन्वेस्टिंग में जाएगा। पर आपको नेचर पता होना चाहिए कि ब्याज कौन सा वाला है। माय डियर, इन्वेस्टमेंट मतलब आपने पैसा लगा दिया, क्यों लगाया, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए। इन्वेस्टमेंट तो कैसे भी कर सकते हो आप, जमीन खरीद लो, उसमें इंक्रीमेंट कैसा होता है, लैंड एप्रिसिएशन। अगर आपने कोई जमीन खरीद ली तो एप्रिशिएट होगी, वो जब एप्रिशिएट होगी तो आपकी इनकम होगी या नहीं होगी, ऑब्वियसली होगी। अगर मैं यहां बात करूं आपसे, आपने बैंक में एफडीआर करा ली, फिक्स डिपॉजिट रिटर्न, अगर बैंक में आपने एफडीआर करा ली तो उस केस में क्या होगा, ब्याज मिलेगा नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा। तो इंटरेस्ट रिसीव होता है, तो माय डियर अगर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा तो कहां जाएगा, ये इन्वेस्टिंग में। और अगर आप ब्याज किसी को दे रहे हैं, इसका मतलब आपने कर्जा ले रखा है, और फिर आपको ब्याज देना पड़ रहा है। बात समझ में आती है। तो ये वाला ब्याज कहां चला जाएगा, फाइनेंसिंग में। जब करेंगे फाइनेंसिंग तब डिस्कस करेंगे, पर फिलहाल मैं बात करूं, अगर इंटरेस्ट रिसीव हुआ या फिर इंटरेस्ट हो, चाहे आपका डिविडेंड हो, इंटरेस्ट हो या आपका डिविडेंड हो, अगर वो रिसीव हुआ है तो वो क्या होगा, पैसा आया या गया। जब रिसीव हो रहा तो पैसा आया है तो वो प्लस हो जाएगा आपका। समझ में आती है बात, तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। तो ये इंटरेस्ट और डिविडेंड की बात है। डिविडेंड के बारे में तो कंफ्यूजन नहीं है ना कि डिविडेंड क्यों आया यहां पर। भाई आपने शेयर्स खरीद डाले, आपने शेयर्स खरीदे, इस बार ये थोड़ी ना कि आप हमेशा शेयर्स इश्यू ही करोगे। अभी आपने कंपनी पढ़ी तो आप उसमें शेयर्स को इश्यू कर रहे थे, लेकिन अगर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो,
मान लो आप ही हो, आप कंपनी नहीं चला रहे बल्कि आपके पास पैसा है किसी कंपनी ने आपके पास ऑफर दिया कि भाई साहब मालिक बनना चाहते हो क्या? आपने कहा हाँ जी हाँ, मैं तो मुंह खोले बैठा हूं, मालिक बनना चाहूं। उन्होंने कहा चलो जी शेयर्स खरीद लो। तो कंपनी ने शेयर्स इशू किए, आपने क्या किया? उसको पेमेंट कर दी। पेमेंट करने के बदले में क्या मिला? आपको प्रॉफिट का शेयर मिला, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? डिविडेंड के नाम से। तो डिविडेंड आपको रिसीव होता है किसमें? जब डिविडेंड इन्वेस्टिंग में रिसीव होगा आपका। समझ में आती है बात? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड आएगा कि नहीं आएगा? यहां पर बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा? आपने मान लो कोई मकान खरीद के डाल दिया, आपने किराए पे चढ़ा दिया, तो भाई साहब वो जो आपको रेंट मिल रहा है, वो रेंट जो आपको मिल रहा है यहां आएगा या नहीं आएगा? ऑब्वियसली आएगा। समझ में आती है बात? तो ये क्या हो गया आपका? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट। तो इसको प्लस माइनस करके जो भी आंसर निकल के आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं? कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या बोलेंगे इसको? कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चालू कर दे भाई। देखिए जी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का एक इलिस्ट्रेशन 39 है। कहा गया है आपसे इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट परचेज जो की है ना, परचेज की है 1,80,000 की, और जो सेल की गई है वो है 1 लाख का। ना भाई क्वेश्चन ना ही आंसर है, मैं साफ साफ बता रहा हूं क्वेश्चन है। ऑनलाइन ही पिटेगा क्या? शांत हो जा। गुडविल की बात कर रहे हैं, शांत हो जाओ। शांत, अरे शांत रहो यार, गधों की तरह चिल्लाते हो। 2 लाख। फिर आपकी मशीनरी 4,40,000 और 1.5 लाख। फिर आपके पास पेटेंट्स 1 लाख के। कुछ और बातें भी कही है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स रिसीव्ड कितना हुआ? बेटा साइलेंट कर दो या काट दो इसको, काट दो, साइलेंट कर लो इसको। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स कितना है? 20,000 रुपए। कहा गया आपका एक प्लॉट था, एक प्लॉट था जो आपने खरीदा था। एक प्लॉट था जो आपने खरीदा था, उसको आपने रेंट पर दे दिया कमर्शियल यूज के लिए। तो जो रेंट रिसीव हुआ है ना, जो रेंट रिसीव हुआ है वो हुआ है 80,000 रुपए का। कहा गया है आपसे कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बताओ। लो जी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपको निकालना है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अब इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। करना कुछ नहीं है, यहां से लेकर यहां तक पूरा पढ़ो और सिर्फ एक चीज सोचो, पैसा आया या गया। इससे पहले एक चीज देख लेना, क्या ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है भी या नहीं। बाय चांस यहां सारी चीजें इन्वेस्टिंग का पार्ट है, सारी चीजें क्या है? यहां इन्वेस्टिंग का पार्ट है। लेकिन जब मैं आपको फुल फ्लैश क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें ऑपरेटिंग की चीजें भी होंगी, इन्वेस्टिंग की चीजें भी होंगी, फाइनेंसिंग की चीजें भी होंगी, तो वहां कंफ्यूजन होगी बहुत ज्यादा।
कि कौन सा वाला इन्वेस्टिंग में जाएगा, कौन सा वाला फाइनेंसिंग में जाएगा, कौन सा वाला ऑपरेटिंग में जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको पहले ये चेक करना है कि इसमें कौन सा, सॉरी, जब मैं ओवरऑल कराऊंगा तो उस टाइम आपको पहले चेक करिए, यही करना है कौन सा वाला कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, और उसके सेकंड नंबर पे क्या पार्ट चेक करना है, पैसा आ रहा है या जा रहा है। मैं एक एक करके पकड़ता हूं। मैंने इन्वेस्टमेंट की बात करी, मैंने कहा परचेज करी गई है इन्वेस्टमेंट, तो माय डियर पैसा आया होगा या गया होगा, गया होगा। इन्वेस्टमेंट परचेज्ड, कितने खरीदी इन्वेस्टमेंट, 1,80,000 की, माइनस होगा ये, ऑब्वियसली माइनस होगा। उसके बाद हमने कहा कि यही इन्वेस्टमेंट, मतलब कुछ और होंगी इन्वेस्टमेंट या ये भी होंगी, सोल्ड, बेच दी, तो पैसा आया या गया, आया। जब आया है तो प्लस हो जाएगा। इसके बाद मैंने अगले नंबर पे आया है गुडविल। गुडविल माय डियर आपकी खरीदी गई है, खरीदी गई है, तो क्या पैसा आया या गया, खरीदी गई है, पैसा गया, माइनस होगा। गुडविल परचेज्ड, कितने की, 20,000 नहीं बाबू, 2 लाख है वो, 2 लाख है, ठीक है। मशीनरी की बात करूं तो मशीन परचेज भी की गई है और सेल भी की गई है। मशीनरी परचेज्ड, ये बिल्कुल सिंपल है, इतना सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता। मैं सिर्फ आपको यहां पर समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप क्वेश्चन करोगे कैसे। ये क्वेश्चन नहीं आया एग्जाम में, एग्जाम में क्वेश्चन दूसरे तरीके से आएंगे, वो मैं आपको कल कराऊंगा। फिलहाल आप देखें, मशीनरी परचेज कितने की है, 4,40,000 परचेज करी, पैसा गया। फिर मशीन मैंने सेल करी, कितने की सेल करी है, 1.5 लाख की, पैसा आया, ठीक है, मशीन भी हो गया। मैं पेटेंट्स की बात करूं, पेटेंट्स इंटेंजिबल एसेट है या नहीं है, पेटेंट्स सेल किए गए हैं 1 लाख के, पैसा आ गया, पेटेंट्स सोल्ड 1 लाख, ठीक है जी। तो आपका क्या हुआ, यहां पर पैसा आ गया। इसके बाद मैं बात करूं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स रिसीव्ड, डिबेंचर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो आपको रिसीव हुआ है, तो इस केस में क्या हुआ, पैसा आया, बिल्कुल। और जब आपने डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ, इसका मतलब आपने डिबेंचर्स में पैसा लगाया होगा, आपने इन्वेस्टमेंट करी होगी। जब आपने इन्वेस्टमेंट करी है तो उसी के बदले में तो आपको इंटरेस्ट मिला है, तो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो ये भी प्लस होगा आपका। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स कितने के हैं, 16,000 के, प्लस हो गया। इसके बाद कहा गया डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, आपने शेयर्स में पैसा लगाया होगा, तो उसके बदले में क्या आपको डिविडेंड रिसीव हो गया, तो यहां पर डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स कितने का है डिविडेंड, 20,000 का पैसा आया है, तो आपने प्लस कर दिया। इसके बाद मैं आपसे बात करूं किसकी, प्लॉट ऑन कमर्शियल, भाई जो भी है रेंट रिसीव हुआ है, एक प्लॉट था जिसके ऊपर आपको क्या मिल गया है, रेंट मिल गया है, तो 80,000 रुपए रेंट रिसीव्ड, कितने का, 80,000 रुपए। अब जरा देखें यहां पर क्या है, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जरा प्लस माइनस करके बताना। ये वाला ये वाला ये वाला तो माइनस होगा और बाकी जो है वो प्लस होंगे। 354,000 मैच कर रहा है, बहुत बढ़िया। तो ये बहुत सिंपल है भाई, माइनस का आएगा तो भैया माइनस का आएगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत, चलिए जी, टाटा बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं अगली क्लास में।